हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिरोध की निर्भरता लंबाई पे, क्षेत्रफल पे क्या हो जाए। अगर किसी तार को खींचा जाए, उसकी लंबाई इतनी गुनी कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाए, या किसी तार को खींचकर उसकी रेडियस इतनी कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना घट जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम उस चीज़ का आज हम लोग निर्भरता पढ़ेंगे कि क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रतिरोध की जो है निर्भरता। ठीक, तो इसमें हम लोग सीरियल से चलेंगे, फिर हम लोग कुछ प्रतिरोध की ताप पे निर्भरता भी पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए हेडिंग है प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता। अब जैसे इसमें है पहले लंबाई पर, पहला हमारा है लंबाई पर। प्रतिरोध की निर्भरता पहला है लंबाई पर। जब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो, नियत हो। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल नियत हो, मतलब A बराबर नियत। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो, नियत हो। तब जब लंबाई पे हमें देखना है तो यहाँ पे दो ही चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रतिरोध पे भी डिपेंडेंसी है इसकी, तो हम लंबाई और एरिया की बात करेंगे यहाँ। तो जब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अगर नियत होगा, मतलब कांस्टेंट होगा, तो R जो प्रतिरोध होगा वो लंबाई के सीधे समानुपाती होगा। मतलब इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, L1/L2। ठीक, इस आधार पर कब ऐसा होगा, ये तभी ट्रू है जब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो, नियत हो। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो, नियत। दूसरा होगा, ये कंडीशन ये थी कि जब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल नियत हो, इसमें भी हम लिख देते हैं। दूसरा क्या है कि जब तार को खींचा जाता है, जब तार को खींचा जाता है तो वॉल्यूम उसका, मतलब आयतन कांस्टेंट होता है, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से उसका जो आयतन क्या होता है वो नियत होता है। यानी कि दूसरी चीज है कि जब तार को या चालक को खींचा जाता है, यानी खींच के उसकी लंबाई 1 गुनी 2 गुनी 3 गुनी की जाती है। जब हम लोग तार खींचते हैं तो अब यहाँ पे अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल नहीं नियत रह जाता है, ना लंबाई नियत रह जाती है। हाँ, लेकिन एक चीज है, तार का आयतन नियत रहता है। भाई चाहे उसकी लंबाई, अनुप्रस्थ, क्षेत्रफल कुछ भी कर दिया जाए, उसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, उसका आयतन क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो जब तार खींचा जाता है तो तार का आयतन क्या होता है, नियत रहता है। मतलब ये नियत। तो यहां से जब दो चीज का गुणनफल नियत हो गया तो यहाँ पे L प्रोपोर्शनल अपान 1/A होगा, एरिया के विरुद्ध क्रमानुपाती हो जाएगा। हम जानते हैं कि R बराबर होता है ρL/A, यानी कि R जो है समानुपाती L/A होता है। इस आधार पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू L प्रोपोर्शनल टू 1/A, या ऐसे लिख देते हैं इसको 1/A।
अब 1/a को क्या हम किसके प्रोपोर्शनल है, यल के, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर प्रोपोर्शनल टू यल इंटू एल, इंप्लाइज क्या करता है कि एल स्क्वायर। कब ऐसा होता है, जब तार को खींचकर उसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है, तो अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल नियत नहीं रह जाता, लेकिन वॉल्यूम नियत होता है। जैसे दो चीज का गुणनफल नियत है तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि अगर लंबाई खींची बढ़ाई जाएगी तो ये घटेगा, ये बढ़ाया जाएगा तो ये घटेगा। तो यहां से हम लोग क्या दिखा सकते हैं कि R1 R2 बराबर L1 L2 का होल स्क्वायर। अब इसी आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि किसी तार की लंबाई खींचकर n गुनी कर दिया जाए, यदि किसी तार की लंबाई खींचकर n गुनी कर दी जाए, तो उसका प्रतिरोध प्रारंभिक मान का कितने गुना हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर है। इस आधार पे मान लेते हैं कि R1 प्रारंभिक है और दूसरा वाला R2 है, या R डैश मान ले सकते हैं। चलिए R1 R2 मान लेते हैं। L1 प्रारंभिक लंबाई है, बाद की लंबाई ये है। तो जाहिर सी बात है बाद वाला रेजिस्टेंस क्या है, R2। पहली लंबाई मान लेते हैं L है, माना तार की लंबाई क्या थी, L थी। अब हम लोग ये जान चुके हैं, एक चीज है कि इसमें ये चीज नियत रहता है, जब तार को खींचा जाता है या संपीड़ित किया जाता है तो उसका वॉल्यूम नियत रहता है, ठीक। तो इस हिसाब से प्रारंभिक लंबाई क्या है, मान लेंगे कुछ, माना तार की प्रारंभिक लंबाई क्या L है, बाद में उसकी लंबाई क्या है, n गुनी कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, n गुनी कर दी जाती है। तो L से L कट गया, हमें मिला क्या, हमें मिला R1 बटे R2 1/n स्क्वायर। तो R2 क्या हो जाएगा, R2 जो हो जाएगा वो n स्क्वायर R1 हो जाएगा। n जो है क्या है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना, ठीक। तो ये एक डायरेक्ट फार्मूला है जिसको आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा तो वहां पे आप डायरेक्ट लगा सकते हैं कि अगर उसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो n की जगह क्या रख देंगे, 2। 3 गुनी कर दी जाए तो n की जगह क्या रख देंगे, 3। 4 गुनी कर दिया जाए तो n की जगह क्या रख देंगे, 4, ठीक। तो इस तरह से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए सवाल भी आता है तो भी आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि r लंबाई के स्क्वायर के समानुपाती होता है, या हम एक सवाल लेकर के उसको, अगर मान लीजिए अब ये तो हमने बताया ऑब्जेक्टिव टाइप में कैसे हल करना है इसको। अगर एक सवाल लेकर के बताऊंगा तभी एक तो हम 2 सवाल ले लेते हैं, ले लेंगे अभी इसके बाद 2 सवाल, जस्ट इसके बाद 2 सवाल ले लेंगे हम, और उसे बोर्ड के एग्जाम में किस तरह से हल करना है। हालांकि सारी प्रक्रिया यही रहेगी, थोड़ा चेंज, ये हमने तो शॉर्ट में बता दिया। इसको भी बताने के बहुत सारे तरीके हैं, और भी तरीके, उनका द्रव्यमान नियत करके, लंबाई नियत करके, बहुत सारी चीजें हैं, उसका घनत्व नियत करके। तो ये भी शॉर्ट में है, लेकिन 2 सवाल हम बताएंगे जिसको बोर्ड में आपको लगाना कैसे, ठीक। अभी 2 चीज कर लेते हैं। अब तो हमने देखा था कि अभी एरिया नियत थी, फिर उसको खींचा गया था तो वॉल्यूम नियत था। अब हम लोग लंबाई को नियत रख के अनुप्रस्थ काट पे कैसे निर्भर करता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी जो हमने अभी जो है दूसरा हम बता रहे हैं।
चलिए, दूसरा है अनुप्रस्थ काट पर, अनुप्रस्थ काट पर मतलब एरिया को। इसमें है कि जब लंबाई नियत मतलब L बराबर कांस्टेंट, ठीक। तो जब L बराबर कांस्टेंट होगा तो R जो है वो समानुपाती हो जाएगा 1 एरिया के। लेकिन ये कब ट्रू है? जब लंबाई नियत हो। जब किसी तार की लंबाई नियत हो तो उसका रेजिस्टेंस उसके अनुप्रस्थ एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद रखना। लेकिन ऐसा कब होगा? ऐसा तभी होगा जब उसकी लंबाई नियत हो, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर implies that r स्क्वायर, क्योंकि उस तार का जो सिरा होता है ना, छोर, वो वृत्ताकार होता है, ठीक। तो जब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर या अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या पर, ठीक। दूसरी इसमें पोर्शन है कि जब तार को खींचा या संपीड़ित किया जाता है, ठीक है। जब तार को खींचा या संपीड़ित किया, यानी चालक तार को, जब चालक तार को खींचा या संपीड़ित किया जाता है, तब जो है वो वाला लगाएंगे। अब यहाँ पे दोनों चेंज हो रहे हैं, या लंबाई और एरिया। तब एक चीज कांस्टेंट होता, तब तार का आयतन नियत होता है। अगर तार का अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल a है, लंबाई l है, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? al नियत। हाँ, इस हिसाब से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ना। अब जानते हैं कि r बराबर होता है, रो हटा देंगे तो a आ जाएगा, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि यहां पर भी L। अब देखिए कि हम L के जगह क्या लिख सकते हैं, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 ये L के जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1/a समानुपात है। तो 1/a है ही है, एंड टू 1/a। हमने L की जगह ये रख दिया, क्योंकि L व्युत्क्रमानुपाती 1/a है, तो जहां पे L था वहां पे रख दिया, तो हमें दिखाया कि a स्क्वायर। तो इसका मतलब ही हुआ कि एरिया के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, ये इस तरह से हो जाएगा, ऊपर a2 नीचे a1, लेकिन स्क्वायर। लेकिन यहीं से आप देखेंगे कि ये यहाँ पे पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम लोग का होल स्क्वायर, ये कांस्टेंट हट जाएगा तो r के पावर 4 हो जाएगा। इस आधार पे हम लोग लिख सकते हैं r1 r2 r1 का पावर 4। जैसा हम एक सवाल लिख सकते हैं यहाँ पे कि यदि किसी तार को खींच करके उसकी त्रिज्या क्या कर दी जाए? n गुनी कर दिया जाए, या उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल n गुना कर दिया जाए, ठीक। ज्यादातर उसकी रेडियस पे पूछता है, या इससे भी लगा सकते हैं। तो यदि किसी तार को खींचकर उसकी त्रिज्या को क्या कर दिया जाए? n गुना कर दिया जाए, या किसी तार को संपीड़ित करके उसकी रेडियस को क्या कर दिया जाए? n गुना कर दिया जाए। ये भी हो सकता है, क्योंकि
संपीड़ित करेंगे तो एरिया बढ़ेगी, खींचेंगे तो एरिया घटेगी। तो हम लिखेंगे कि यदि किसी तार को संपीड़ित करके यदि किसी तार को संपीड़ित करके उसकी त्रिज्या को n गुना कर दिया जाए तो तार का नया प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, यानी प्रारंभिक मान का कितना गुना हो जाएगा। तार का नया प्रतिरोध प्रारंभिक मान का कितना गुना हो जाएगा। तो माना तार की प्रारंभिक त्रिज्या r है, यहाँ लिखेंगे कि माना तार की प्रारंभिक त्रिज्या क्या है, r है। तार को संपीड़ित करके उसकी त्रिज्या को कितना गुना कर दिया जाता है, n गुना बढ़ा दिया जाता है, यानी n हो जाता है। तो इस वाले रिजल्ट से हम लोग चलेंगे R2 R1 का पावर 4। तो R1 प्रारंभिक रेजिस्टेंस, R2 बाद वाला है। तो R2 कितना गुना कर दिया गया, NR बाद का कितना था, प्रारंभिक त्रिज्या R थी, बाद में उसको क्या कर दिया गया, n गुना बढ़ा दिया जाए, पावर कितना 4। तो यह R से R कट जाएगा, हो जाएगा R1 R2 बराबर n के पावर 4। इसका मतलब यह हो जाएगा जो R2 हो जाएगा वो R1 बटे n के पावर 4 हो जाएगा, यानी n के पावर 4 गुना प्रतिरोध घट जाएगा 1/a। अभी हम लोग एक सवाल लेंगे और परीक्षा में कैसे लगाना है उसको देखेंगे, ठीक है। देखिए, जब लंबाई अगर नियत होगी तो प्रतिरोध इस एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होगा या रेडियस के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन कब, ये कब ट्रू है, जब लंबाई तार की न बदलते हुए उसकी मोटाई, उसकी रेडियस बदल दिया जाए, ठीक। और दूसरा केस है कि जब तार को संपीड़ित या खींचेंगे तो जाहिर बात है उसकी एरिया भी बदलेगी, लंबाई तो बदलेगी। तब उसका एक चीज कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम। यानी दो चीज का गुणनफल नियतांक है तो यल इसके व्युत्क्रमानुपात, इसी चीज का इस्तेमाल हम लोग यहाँ करेंगे। अब यल की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/a, तो ये होगा। अब जानते हैं एरिया, अगर हम यहाँ एरिया रखें तो एरिया के 4 घात के ये हो जाएगा। तो एरिया के लिए पावर 4 रहेगा और रेडियस के लिए, और एरिया के लिए पावर 2, याद रखिएगा। तो ये हमने शॉर्ट बताया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए, ये चीज याद रखना। n का मतलब इसकी त्रिज्या n गुनी, 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी जो भी करेंगे, 2 गुनी करेंगे तो यहाँ 2 रख देंगे, 3 गुनी करेंगे तो यहाँ 3 रख देंगे। जैसे कि उसकी रेडियस अगर हमने 2 गुनी कर दिया तो 2 का पावर 4, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले का 16 गुना कम हो जाएगा, ठीक है। अब हम जैसे कि इसी पे 2 सवाल ले रहे हैं, इसको मतलब एग्जाम में कैसे लगाना है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो यह 2 तरह से निर्भर किया। हालांकि सारा चीज यही रहेगा, एक ट्रिक पे हम लोग कैसे पहुंचे। जैसे सवाल है कि एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। क्वेश्चन है कि एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। एक चालक तार का प्रतिरोध कितना है, 10 ओम। इसे खींचकर इसकी लंबाई 3 गुनी कर देने पर, इसे खींचकर इसकी लंबाई 3 गुनी कर देने पर
इसे खींचकर इसकी लंबाई कितनी कर देना, 3 गुनी कर देना। इसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, इसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। देखिए ये अगर हमें डायरेक्ट लगाना है तो हम लोग जानते हैं क्या कि जो बाद वाला रेजिस्टेंस है वो n स्क्वायर पहले वाला, या इसको कुछ लोग r डैश करके n स्क्वायर r करते हैं। तो n की जगह क्या रख देना, 3 गुनी करना है तो r डैश बराबर 3 का स्क्वायर यानी 9 गुना हो जाएगा पहले का। तो ये तो डायरेक्ट था, लेकिन अगर परीक्षा में आता है सवाल के रूप में तो इसको लगाएंगे कैसे। तो इसको लगाने का तरीका है, लिखेंगे माना चालक तार की प्रारंभिक लंबाई a। हल कैसे करेंगे, लिखेंगे कि माना चालक तार की प्रारंभिक लंबाई l है। प्रारंभिक लंबाई क्या है, l। प्रच्छेद क्षेत्रफल a है, या उसी को अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कहते हैं। प्रच्छेद क्षेत्रफल कर रहे हैं, प्रच्छेद क्षेत्रफल क्या है, a है, और विशिष्ट प्रतिरोध रो तथा प्रतिरोध r है। विशिष्ट प्रतिरोध रो तथा प्रतिरोध क्या है, r है। ये प्रारंभ में है, ठीक। तो हम जानते हैं कि r बराबर क्या हो जाएगा, रो l अपान a, समीकरण नंबर। अब तार को खींचकर 3 गुना करने पर इसका प्रतिरोध r डैश हो जाएगा, लंबाई तो 3l हो जाएगी, लेकिन रो नहीं बदलता। एक चीज है ना, रो केवल 2 चीज पे निर्भर करता है, याद रखना, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और ताप पर। लेकिन प्रतिरोध जो है 3 चीज पे निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति 1, ताप पर 2, और उसके डायमेंशन पर, मतलब उसकी लंबाई और एरिया पे भी डिपेंड करता है, 3 चीज पे। लेकिन रो क्या होता है, 2 चीज पे, पदार्थ की प्रकृति और ताप। यानी रो होता है पदार्थ का गुण, जब तक पदार्थ नहीं बदलता है उसका प्रतिरोध तभी रो बदलेगा। हर पदार्थ का रो फिक्स होता है, उसकी लंबाई एरिया बदल देने पर भी रो नहीं बदलता है, ठीक। तार को खींचने पे माना लंबाई l डैश। अब लिखेंगे कि तार को खींचने पर माना लंबाई l डैश तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल a डैश व प्रतिरोध r डैश हो जाता है। रो तो बदलेगा नहीं, तब r डैश बराबर क्या हो जाएगा, रो l डैश a डैश, ठीक। अब यहां से क्या है, हम r डैश में रो डैश r डैश बटे r अगर करेंगे, समीकरण 2 में 1 से भाग देंगे तो रो रो कैंसिल हो जाएगा। यहां मिलेगा l डैश ऊपर रहेगा और l नीचे, और ये a डैश ऊपर चला जाएगा और ये नीचे। लेकिन यहाँ पे है कि तार को खींचने या संपीड़ित करने पर उसका आयतन नियत रहता है, मतलब द्रव्यमान के संरक्षण के नियम से यहाँ पे लिखेंगे कि तार को खींचने पर उसका आयतन नियत रहता है, मतलब प्रारंभिक आयतन बराबर बाद का आयतन। तो प्रारंभिक आयतन L गुणी L होगा और बाद का आयतन क्या होगा, A डैश गुणे L डैश, यही ना होगा, प्रारंभिक आयतन बराबर बाद का आयतन। तो यहाँ पे हमें क्या करना, A को गायब करना, क्योंकि हमें रिजल्ट निकालना है लंबाई। तो देखिए हूबहू वही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, A डैश L बटे L डैश यहाँ हो जाएगा, बराबर हो जाएगा A डैश बटे A। तो जहाँ A डैश बटे A है वहाँ क्या लिख देंगे, L बटे L डैश। यहाँ हो जाएगा R डैश बटे R बराबर सॉरी यहाँ पे क्या था,
ए डैश नीचे है ना, यहाँ पे नहीं रहेगा, ए डैश नीचे हो जाएगा, ठीक, और ए ऊपर। भाग देख लीजिएगा, इसका भी उत्क्रम होता है। तो इसको ऐसे लिखना है कि ए ऊपर, यहाँ पे ए क्या है, ए डैश नीचे लाइए और एल डैश बटे एल इस तरह लाइए। तो जहाँ ए बटे ए डैश है ये लिख सकते हैं, तो एल डैश बटे एल पहले से है, फिर एल डैश बटे एल आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, इसको हम लिख सकते हैं आर डैश बटे आर एल डैश एल का होल स्क्वायर। बस अब इसी सूत्र में क्या होगा, आप रख दीजिए। इसको अगर हम 60 में लिखें तो ये लंबाई के स्क्वायर के समानुपात। हम यहाँ से यहाँ आए थे इसके पहले। अब क्या करना है, इसी फार्मूले में रख दीजिए। अब देखिए आर डैश हमें मालूम करना है, प्रारंभिक प्रतिरोध आर था, वो कितना था, 10 ओम था। पहले की लंबाई क्या माना हुआ था, यल, बाद में उसकी लंबाई क्या है, क्या कर दी जाती, 3 गुनी, तो 3L पहले की लंबाई के, बाद वाली लंबाई 3L हो जाएगी। और पहली लंबाई क्या थी, यल का स्क्वायर, यल कट गया, आर डैश बटे 10, ये 9 हो जाएगा, यानी आर डैश बराबर 90 ओम। तो बाद में प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 90 ओम। तो अगर सवाल आता है तो आप इस तरह से लगाएंगे, पहले मानेंगे माना चालक तार की लंबाई प्रारंभिक यल क्षेत्रफल ये विशिष्ट प्रतिरोध आर, फिर खींचने पर लंबाई एल डैश ए डैश ओ आर डैश, रो तो बदलता नहीं है, फिर दोनों 2 में 1 से भाग देंगे, ये रिजल्ट आएगा। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कि यही जो है इसमें ये बात है कि तार को खींचने पर उसका आयतन जो हमेशा नियत रहता है, ठीक ना, उसका आयतन हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। तो इसलिए प्रारंभिक आयतन बराबर बाद का आयतन। तो ए बटे ए डैश को हम लोग एल बटे एल डैश बटे ए लिख सकते हैं, तो इसके स्थान पे करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर तुरंत मान रख दीजिए। यहाँ ये देखिए वही रिजल्ट फिर आ गया, तो ये ट्रिक है। तो यहाँ पे हमने अभी एक तो निकाला था n गुना 2 गुना, तो वो ट्रिक वाला है, यानी कि आप क्या करेंगे, डायरेक्ट में अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो आप n स्क्वायर आर, n का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना कितना गुना किया गया। अब देखिए यहाँ पे 9 गुना हो जाएगा अगर पहले का, तो पहला 10 है तो 10 गुना 10 दाम 90, अरे 10 9 90। चलिए अब दूसरा एक सवाल लेते हैं इसी के ऊपर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, परीक्षा में आपको इसी तरह लगाना। चलिए अब जैसे है कि एक तार का प्रतिरोध 90 ओम है, दूसरा क्वेश्चन दूसरे वाले पर कि एक तार का प्रतिरोध कितना है, 90 ओम है। एक तार का प्रतिरोध कितना है, 90 ओम है। इसे खींचकर इसकी त्रिज्या पहले की 3 गुनी कर दी जाती है। इसे खींचकर इसकी त्रिज्या, तो 3 गुनी करने का मतलब होता है कि इसे खींच कर नहीं, इसे संपीड़ित करके, भाई खींचेंगे तो त्रिज्या घटेगी, ठीक है ना, इसे संपीड़ित करके घटाती है। तो चलिए इसे संपीड़ित करके, या खींच करके भी वर्ड होता है, इसे संपीड़ित करके इसकी त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाती है, 3 गुनी कर दी जाती है, ठीक, 3 गुनी कर दी जाती। इसका नया प्रतिरोध क्या होगा, इसका नया प्रतिरोध क्या होगा,
ठीक। तो वही फिर मानेंगे कि माना प्रारंभिक लंबाई और प्रारंभिक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल लंबाई सब ये होगा, ठीक है ना। वही मानेंगे कि माना तार की प्रारंभिक लंबाई L, क्षेत्रफल A, विशिष्ट प्रतिरोध रो तथा प्रतिरोध प्रारंभिक क्या है R है। तो R बराबर हो जाएगा रो L बटे A। फिर तार को खींचने पर, तार को संपीड़ित करने पर माना तार की लंबाई L डैश, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A डैश, नया प्रतिरोध क्या है R डैश। तो R डैश बराबर हो जाएगा, रो तो बदलता नहीं, अब भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा R डैश R बराबर क्या आया था L डैश L, और इस पोस्ट में A बटे A डैश आएगा, उसका उल्टा आता। परंतु संपीड़ित करने पर तार का आयतन नियत रहता है, मतलब प्रारंभिक आयतन बराबर बाद का आयतन। अब हमको यहाँ एरिया से मतलब है तो इसको गायब करना है, यानी हालांकि हमको यहाँ से L डैश बटे L नीचे लाएंगे तो वही A बटे A डैश आएगा। तो जहाँ L डैश ये रख देना, तो हमें मिलेगा क्या R डैश बटे R मिलेगा A बटे A डैश इंटू A बटे A डैश, यानी कि R डैश बटे R बराबर A बटे A डैश का होल स्क्वायर। तो इस आधार पे हम लिख सकते हैं A स्क्वायर। चलिए अब इसी पे हम लिख देते हैं। बाद वाला हमें प्रतिरोध चाहिए, पहला 90 है, पहले प्रतिरोध उसका क्या था 90, ठीक ना। अब उसकी संपीड़ित करके या खींच के जो भी है उसकी त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाती है। तो अब बाद वाली त्रिज्या कर दी जाती है ना, तो ये एरिया का आधार पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऊपर क्या है A है, तो A को लिख सकते हैं पाई R स्क्वायर, अगर उसकी रेडियस हो जाएगी तो, और यहाँ पे पाई डैश स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। बाद वाला प्रारंभिक रेडियस R है, बाद में R डैश हो जाती है, तो R तो वही रहेगा, बाद में इसकी त्रिज्या कितना कर दी गई है 3R, R डैश की जगह हम लोग 3R लिखेंगे, तो इसका स्क्वायर पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो कट जाएगा, तो R डैश बटे R 1/9 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि R डैश R बराबर 981। अब जाहिर सी बात है R डैश क्या हो जाएगा R बटे 81, और R का मान 90 बटे 81 ये हो जाएगा। तो इसको काट सकते हैं, 9 से 9 दहा में 90 और 9 9 81, तो R डैश हो जाएगा 10 बटे 9 ओम ये। ठीक। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं प्रारंभिक रेडियस उसकी क्या है R है, और बाद वाली रेडियस R डैश है, ऐसा मानेंगे। तो हम यहाँ पे पाई R स्क्वायर हो जाएगा, बाद का एरिया पाई R डैश स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन उसकी रेडियस पहले की 3 गुनी, तो R डैश की जगह 3R रखेंगे, स्क्वायर तो रहेगा ही, तो 3 3 के 9 हो जाएगा, R स्क्वायर कट जाएगा, फिर उसके ऊपर भी स्क्वायर है,
देखिए इसी को अगर हमें ट्रिक से लगाना है तो हमारा सूत्र क्या आया था, आर डैश या R2 आया था ना, हम R2 लिखे थे, वही R1 R2 कहिए या R डैश कहिए, R1 R2 कहिए या R डैश कहिए। ठीक, तो R2 या R डैश हो जाएगा। R क्या आया था, R के पावर 4 आया था। ठीक, तो वो डायरेक्ट लगाना है तो ये क्या है, 3 गुनी है, तो यहाँ पे 3 R की जगह क्या रख देंगे, अरे सॉरी ये n का पावर 4 आया था, तो बस कितना हो जाएगा, 81 गुना हो जाएगा, तो R 90 था और ये 81 हो जाएगा। तो ट्रिक है वो, उसको आप अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो यूज करेगा, अगर लगाना है सवाल में लिख करके तो इस तरह से लगाइएगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए, तो ये था दो तरह। कुछ हम लोग अभी और भी ट्रिक बताएंगे इसको कि अगर कि कैसे हम लोग जो है शार्ट में लगाएंगे, हालांकि वो बोर्ड के बाहर का सवाल रहेंगे सब सवाल। अब जैसे इसमें ये है, कुछ चीजें हैं इसमें कि यदि सब नोट में ही लिख लिया जाए कि अगर कोई L लंबाई का तार है और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है। ठीक, और उसे अगर मोड़ करके इस शेप में कर दिया जाए, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध R है। ठीक, तो उसे मोड़ करके जब हम इस तरह कर देते हैं तो उसकी अनुप्रस्थ एरिया और लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसकी लंबाई में और एरिया में कोई परिवर्तन होता है, तो इसीलिए यह लंबाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A के तार को अगर इस आकार में मोड़ दिया जाएगा तो तार के प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तार के प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों, ना उसकी अनुप्रस्थ एरिया बदल रही है, ना उसकी लंबाई बदल रही है। ठीक, दूसरी बात यह है कि अगर कोई तार है अनुप्रस्थ एरिया A है और लंबाई L है, और उस तार को मोड़ करके आयठन दे दिया जाता है। अगर आधी लंबाई से मोड़ करके चालक तार को दोहरा करके, इसमें अगर लिख देंगे यदि तार को दोहरा करके, है ना, दोहरा करके मोड़ दिया जाए, आयठन दे दिया जाए। दोहरा करना मतलब यह आधे पर से मोड़, दोहरा करके आयठन दे दिया जाए, तो तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो जाहिर सी बात है इसे मोड़ करके जब आयठन दे देंगे तो देखिए यहाँ पे लंबाई क्या हो जाएगी, आधी हो जा रही है, और एरिया क्या हो जा रहा है, दूना हो जा रहा है। यहाँ पे दोनों चेंज हो रहा है। वॉल्यूम तो चेंज मतलब हम ये जानते हैं
1/a है। तो यल क्या हो जा रहा है यहाँ पे, जब इसको हम दोहरा करेंगे तो लंबाई आधी हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि L1 जो है वो इस आधार पे यल है, और L2 क्या हो जाएगी L/2। A1 जो था वो A था और A2 हो जाएगा 2A। तार को दोहरा करके, जब इसको दोहरा करके ऐड देंगे तो इसकी मोटाई बढ़ जाएगी, दूनी हो जाएगी, जस्ट लंबाई क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो इस हिसाब से यहाँ पे हम देखेंगे कि R1/R2 अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ से L1/L2 हो जाएगा, और यहाँ पे A2/A1 हो जाएगा इस आधार पे, क्योंकि एरिया की व्युत्क्रमानुपाती है तो A2 ऊपर A1 नीचे, और लंबाई के समानुपाती होता है तो L1 ऊपर L2। तो यहाँ से हमें R2 क्या हो जाएगा, R1 तो R है या पहले का R1 है, तो देखिए L1 L है, L2 L/2 है, और A2 क्या है, 2A है, और पहले की एरिया क्या है, A है। A कट गया, L कट गया, 2 ऊपर चला गया, तो R1/R2 2 दूना 4 हो गया। तो जो R2 है वो R1 का 1/4 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1/4, यानी कि पहले का 1/8 दे दिया जाता है, तो वो दोहरा हो गया ना, तो डबल हो गया, और ये आधा हो गया। इस केस में क्या था कि ना यल बदला ना उसकी एरिया बदली, तो प्रतिरोध में कोई चेंजिंग नहीं है। अगर तार को खींचा और संपीड़ित किया जाता है तो यल और ए दोनों बदल जाता है, तो उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। इसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ इसके हिसाब से हम चलें तो R1/R2 क्या हो जाएगा, तब भाई पहली लंबाई L1, बाद में L2 हो गई, हाई व्युत्क्रम में है तो बाद वाला A2, पहले क्या होगा A1, या उसी को LL'(A') लिख सकते हैं, है ना। तो आप इसी में रख दीजिए। बस उस वाले सवाल में क्या था कि हम लिख देंगे खींचने या संपीड़ित करने में आयतन जो है कांस्टेंट होता है, तो ये कह देंगे। ये वहाँ पे हमने क्या रखा था, ये A'(L') रखा था, तो कोई फर्क नहीं है, कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। तो उसका एक वो आ गया था कि लंबाई R जो है लंबाई के स्क्वायर के समानुपाती हो जाता है, और एरिया के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, लेकिन रेडियस के 4 पावर के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, क्योंकि एरिया स्क्वायर है जब, और उसकी एरिया πr² होती है, R का पावर 4 हो जाता है। तो इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब जो है तीसरा, जैसे मान लीजिए एक घनाभ है, या घन है या घनाभ है, कुछ भी है, चलिए घन है ले लेते हैं।
ठीक है। अब इसका जो है हमको वो निकालना है, ये घन है, लंबाई मान लीजिए इसकी a है और ऊंचाई c है, चौड़ाई b है, ठीक। अब हमको इसका हर मतलब करंट को इसके हर फेस के अलांग प्रवाहित करा करके उसके अनुदिश हमको क्या लेना है, इसका प्रतिरोध लेना, ठीक। यानी कि मान लीजिए कि करंट जो है इस तरह से प्रवेश कर रही है I और इस फेस से निकल रही है, तो इन दोनों फेस के अलांग इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक। इन दोनों के अलांग रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी हम इस फेस को रख देते हैं 1 2, ये ऊपर वाला 3, नीचे वाला 4, और ये जो ये वाला फेस है इसको हम लोग 5 रख देते हैं, और ये जो सामने वाला फेस रहेगा ये 6 रहेगा, ठीक। तो R12 क्या होगा अगर इसके अलांग बैटरी जोड़ दिया गया, तो करंट कैसे जा रही है चालक में, इस फेस से इस फेस की ओर। तो जाहिर सी बात है कि हम जानते हैं कि R समान R जो होता है वो ρL/A होता है। तो जिसके अलांग करंट जाती है वो लंबाई होगा, और जहाँ प्रवेश करती है उसकी एरिया देखते हैं, जहाँ प्रवेश करती है उसकी क्या देखते हैं, एरिया। यानी कि करंट्स पूरे एरिया से होकर जाती है। हालांकि यहाँ पे डीसी करंट की बात होती है, क्योंकि डीसी करंट होल वॉल्यूम से होकर जाती है। एसी जो करंट होती है वो होल वॉल्यूम से नहीं जाती, वो सतह से होकर चलती है, ऊपरी पृष्ठ से। इसको हम लोग स्किन इफेक्ट कहा जाता है। तो अब देखिए इसका जो प्रतिरोध होगा इस केस में 1 2, तो इस लंबाई कितना जाएगा, करंट कितनी लंबाई तक चली, a, तो लंबाई की जगह क्या हो जाएगा a, और जिस जहाँ प्रवेश करती है उसका अनुप्रस्थ एरिया क्या होगा, ये वाला फेस है, इसी से प्रवेश कर रहे हैं, तो जिसकी चौड़ाई क्या है b, तो ये स्क्वायर है, इसकी ये क्या हो जाएगा, मतलब अलग अलग लेंथ है, मान लीजिए ये घनाभ टाइप का, घन नहीं है, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगा b गुणे c, तो इसके अलांग रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा a। अब उसी तरह से अगर हम इस तरह से इसके अलांग पूछें, मतलब अगर करंट जो है 3 4 के अलांग आ रही हो, इसके इधर से और इधर से निकल रही हो, तो उसके अलांग रेजिस्टेंस क्या होगा, तो उसके अलांग रेजिस्टेंस होगा, तो ये इसकी एरिया लिया जाएगा, तो इसकी ये क्या है, ये सामने का A है, और ये वाली चीज़ क्या है, B है, जान रहे हैं ये वाली चीज़ B है, और लंबाई का काम अब कौन करेगा, C, तो लंबाई C हो जाएगी, एरिया क्या हो जाएगी A गुणे B। अब ये रेजिस्टेंस हो जाएगा इसके अलावा। उसी तरह से अगर हम लोग ये ले 5 और 6, मतलब सामने से प्रवेश करी बाहर से निकली, यानी R5 6 लें, तो अब लंबाई का काम कौन कर रहा है, B। अब B लंबाई काम कर रहा है, और इस सामने वाले की एरिया क्या हो जाएगी AC, यानी रो B AC। तो ये रेजिस्टेंस अगर पूछता है किसके इसके अलांग, ये देखेंगे कि करंट जो प्रवेश कर रही है तो किसके अलांग प्रवेश कर रही है, तो उसकी लंबाई लेंगे, और जहां से प्रवेश कर रही है उसकी क्या लेंगे, एरिया लेंगे, ठीक है ना। आप इसमें मैक्सिमम मिनिमम और वो भी पूछ सकता है ये करके कि अगर A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C होगा तो कौन सा प्रतिरोध मैक्सिमम होगा, कौन सा प्रतिरोध मिनिमम होगा। तो देखिए इसमें कि कौन सा प्रतिरोध मैक्सिमम हो सकता है, A ग्रेटर है और BC छोटे हैं, तो ये एरिया कम हो जाएगी, है ना, तो R क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा, ठीक। इन दोनों में कौन मैक्सिमम होगा, तो B वाला मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक। तो जिसकी लंबाई अधिक हो जाएगी वो क्या हो जाएगा,
मैक्सिमम हो जाएगा। और मिनिमम कौन होगा? सी वाला, ये मिनिमम होगा। अगर सी सबसे छोटा है तो ये मिनिमम हो जाएगा, और ये सबसे बड़ा है तो ये मैक्सिमम प्रतिरोध होगा, क्योंकि लंबाई के सीधे समानुपाती होता है, एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जाहिर सी बात है, ये बढ़ गया, बी सी छोटे हैं, ये घट गया तभी ये बढ़ गया। सी सबसे छोटा है तो ये मिनिमम हो गया, क्योंकि ए अभी बड़े हैं तो ये बढ़ गया तो ये घट जाएगा। तो यहाँ पे अगर इस रेशियो से देखें तो R2 जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, और R3-4 की बात करें तो ये मिनिमम हो जाएगा। ठीक है ना? अब जैसे इसी में अगर हम मान लेते हैं कि चलिए चौथी बात है कि एक सिलेंडर है जिसकी लंबाई क्या है? L है। ठीक है, अनुप्रस्थ एरिया कितना है? A है, इसकी रेडियस का स्मॉल r, और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है। तो इसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है? ρ/L/A। तो L की जगह L रहेगा A, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ρL, एरिया क्या है? πr², ये हो जाएगा। ठीक, या अगर मान लीजिए इस तरह का है, बीच में खोखला, यानी कि ये ठोस है, बाकी जो है खोखला है। रेडियस पहली वाली R1 है और दूसरी वाली जो है वो R2 है। लंबाई क्या है? L है। करंट जो इसमें फ्लो होगी वो अंदर से तो जाएगी नहीं, ये ठोस वाले पोर्शन से जाएगी, पूरे होल वॉल्यूम से तो जाएगी नहीं, क्योंकि जो ठोस है उसी से होके जाएगी। यहाँ तो एयर है, एयर में जाएगी नहीं, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा ρL, और ये जिससे प्रवेश करती है उसकी एरिया लिया जाता है, तो एरिया पाई क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा, बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला घटा देंगे तो πr2² - πr1²। ये रेजिस्टेंस हो जाएगा ρL, पाई कॉमन ले लीजिए, R2² R1²। सॉरी, ये स्मॉल में लिख लेते हैं। तो R2² R1², ये आएगा। ठीक, अगर समान मोटाई का, अगर एक ही पदार्थ और समान मोटाई का अगर अलग अलग माप का अगर वर्गाकार प्लेट हो, एक ही मोटाई की अलग अलग माप की वर्गाकार अगर प्लेट है, तो प्रतिरोध प्लेट की भुजा पर निर्भर नहीं करता। एक चीज ये भी है, सेम मोटाई के और अलग अलग माप की अगर वर्गाकार प्लेट हैं तो प्रतिरोध उनकी भुजा की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी देख लेते हैं। चलिए, जैसे 4 है नोट। अब जैसे कि समान मोटाई है, ये लंबाई है, तो ये मोटाई जो इसकी है
ये इसकी मोटाई जो है टी है, मान लीजिए कांस्टेंट है। एक दूसरा बनाते हैं, साइड जो है ये मोटाई है इसकी, और ये ए है और ये बी है। अब थोड़ा सा लंबा बना देते हैं। टी वही है, लेकिन ये जो है बढ़ गया। ठीक, अब लंबाई क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। पहले ए थी मान लीजिए, अब टी वही है। ये दिखाना है करंट यहाँ से पास हो रही है, यहाँ से निकल रही है, यहाँ भी करंट पास हो रहा है। कि अगर पदार्थ सेम है, एक चीज है यहाँ पे पदार्थ सेम लिया गया है और समान मोटाई का है, एक वर्गाकार प्लेट है, ये प्लेट पतली पतली है, ये वर्गाकार है। वर्गाकार का मतलब ऐसा है कि जितना बी है ये भी बी है, मतलब फिगर थोड़ा लंबा बन गया, ए है ए है, सामने से वर्गाकार प्लेट। तो ये दिखाना है कि प्रतिरोध वर्गाकार प्लेट की भुजा पे निर्भर नहीं करता। तो जैसे R बराबर होता है रो एल अपान ए, तो अब रो हो जाएगा एल, अब किसके अलॉन्ग जा रही है, ए है ना, लंबाई इसकी ए है प्लेट की, और तो ए हो गया, एरिया ए गुणे टी, तो ए गुणे टी हो गया। इस केस में क्या, ए देखिए कट गया, तो आर बराबर हो जाएगा रो वन अपान टी। इस केस में भी वही है, थोड़ा सा बड़ा ले लिया गया प्लेट, तो रो अब क्या है, लंबाई बी है, बी गुणे टी हो जाएगा, बी कट जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि वर्गाकार की प्लेट पर निर्भर नहीं। वर्गाकार मतलब थोड़ा ये लंबा हो गया, ये बी है, थोड़ा ऊंचा भी करना चाहिए था हमें। ये प्लेट वर्गाकार है लेकिन मोटाई समान है, तो उस केस में प्रतिरोध उनकी वर्गाकार प्लेट की भुजा पर नहीं, सिर्फ मोटाई पर निर्भर करता है। यदि समान पदार्थ व समान मोटाई के, समान पदार्थ व समान मोटाई के वर्गाकार प्लेट की भुजा पर प्लेट का प्रतिरोध वर्गाकार प्लेट की भुजा पे निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता है। ठीक, अब हम एक चीज बता रहे हैं कि जब किसी तार के लंबाई में और या उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में अगर प्रतिशत परिवर्तन 5% हो या इससे कम हो, तो उसकी लंबाई को इतने परसेंट कम कर दिया जाए या उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल इतने परसेंट बढ़ा दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो उसका नया प्रतिशत प्रतिरोध कितना प्रतिशत घट जाएगा या बढ़ जाएगा, उस तरह का सवाल। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक,
चलिए, अब जैसे है कि 5% और इससे कम परिवर्तन के लिए 5% या अथवा इससे कम परिवर्तन के लिए कहने का मतलब कि अगर किसी तार की लंबाई को इतना % बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए, तो उसका प्रतिरोध कितने % घट जाएगा, बढ़ जाएगा, या किसी तार की रेडियस को इतना % घटा बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना % घट जाएगा या बढ़ जाएगा। तो हम लोग जो है इसकी ट्रिक है, ये ट्रिक है कि 5% का परिवर्तन हो या इससे कम पर ये ट्रिक लागू हो। लेकिन अगर प्रतिशत परिवर्तन 10% से ज़्यादा हो जाए, यानी कहने का मतलब 50% हो जाए, ठीक, तब हम ये ट्रिक नहीं लगाएंगे, तब उसे हल करेंगे जैसे हल किया जाता है, ठीक ना। तो हम लोग दोनों तरीका बता रहे हैं। तो पहला है, हम लोग जानते हैं कि पहला केस है ये कि जब अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल नियत हो, जब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो, नियत हो, मतलब a बराबर कांस्टेंट। तो जानते थे कि जब ये ऐसा आता था तो क्या होता था, अभी हम लोग पीछे पड़े हैं तब R समानुपाते L होता था, ठीक। अभी हम डायरेक्ट लिखवाएंगे, ये होता था ना। मान लो कि कांस्टेंट ले लिया हमने CL हो गया। अब दोनों लॉग ले लीजिए, तो लॉग R हो जाएगा, लॉग CL, या कांस्टेंट K मान लीजिए। चलिए, अब दोनों तरफ का क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो log x का क्या होता है, 1/x, तो 1/r हो जाएगा, फिर r का इंटीग्रेट का हो जाएगा dr। डिफरेंशियल करना है, और इसको पहले हम log के फार्मूले से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा log k प्लस log l। तो ये तो कांस्टेंट है, तो किसी कांस्टेंट का इंटीग्रल तो 0 होता है, तो ये हो जाएगा dr, या भी रुकिए, log r, ये हो जाएगा dr/r, ये तो हो जाएगा 0, k कांस्टेंट है, डिफरेंशियल 0 हो जाता है, ये हो जाएगा 1/L dl, यानी कि dr बराबर हो जाएगा dl/L। परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे 100 से गुणा कर दीजिए, तो R% और L%, ठीक। लंबाई, अगर जब लंबाई x% से बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी कितना % बढ़ जाएगा, x%। देखें दोनों सेम आ गए, ठीक। ये तो इसमें ये है कि जब लंबाई x% से हम लोग बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी x% से बढ़ जाएगा। जब तार की लंबाई मान लो x% से बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी x% से बढ़ जाएगा, 1% से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। दूसरी चीज है जब तार खींचा जाता है ना। दूसरी केस है कि जब तार खींचा जाएगा
तब आयतन नियत रहता है। आयतन क्या होता है? नियत रहता है। तो क्या आया था? R प्रोपोर्शनल L स्क्वायर आया था। यहाँ हम एक कांस्टेंट ले रहे हैं कि L स्क्वायर, दोनों ओर लॉग लेंगे तो क्या आएगा? लॉग R लॉग K प्लस पावर पहले आ जाती है लॉग L। हालांकि आप लोग लॉग पढ़े होंगे तो ये जानते होंगे। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे कि लॉग, अगर ये फार्मूला m गुणे n है तो लिखा जाता लॉग m प्लस लॉग n। अगर लॉग m के पावर n है तो लिखा जाता है m लॉग m। यदि लॉग m बटे n है तो लिखा जाता है लॉग m माइनस लॉग n आधार 10। ठीक, अब इंटीग्रल करेंगे तो log x या log r का 1/r होता है, और फिर r का करेंगे तो dr हो जाएगा, इसका 0, इसका 2 dl बटे l हो जाएगा। यानी कि dr बटे r गुणे अगर हम 100 करें तो 2 dl बटे l गुणे 100। कहने का मतलब है कि अगर लंबाई को हम l% से बढ़ा दें, l% है ना, इस पूरे को हम क्या कहेंगे? l%, तो उसका प्रतिरोध 2% से बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ जा रहा है? 2% से। यानी हमारा ट्रिक है, याद रखना ये कि अगर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल नियत होगा तो लंबाई अगर x% बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी x% बढ़ेगा। लेकिन अगर जब तार को खींचा जाता तो आयतन नियत रहता। जब लंबाई को अगर हम x% से बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध देखिए 2%, ये हो जाएगा r%, ये बराबर हो जाएगा लंबा r% जो होगा l% का दूना हो जाएगा। l% लिखा है या r% लिखा। तो वही है कि जब, अब इसमें क्या है कि जब लंबाई, इस केस में जब लंबाई x% से बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध 2x% बढ़ जाता है, यह बढ़ जाएगा या 2% हो जाता है। ठीक है ना, हम डायरेक्ट भी लिख। अब एरिया के केस में हमेशा घटता है, अगर उसकी रेडियस को बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध हमेशा क्या होगा? घटेगा। तो वो व्युत्क्रम में होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम बता रहे हैं अभी। हाँ, एक चीज और लिख रहे हैं, सॉरी, कि जो डिफरेंशियल होता है, जैसे हमें dx के log x का करना है तो इसका डिफरेंशियल होता है 1/x। ठीक, लेकिन अगर हमें किसी के अंदिश नहीं करना है कि log x का dx के सापेक्ष, खाली log x का हमें डिफरेंशियल करना है, तो हम log का करेंगे तो 1/x, फिर x का होगा तो dx। ठीक, लेकिन अगर इसका dx के सापेक्ष करेंगे तो 1/x, फिर x का x के ही सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा। अगर केवल log x का हमें डिफरेंशियल करना है तो 1/x और फिर x का dx, तो dx बटे x हो जाएगा। अवकलन अगर करेंगे केवल log x, आप किसके सापेक्ष करना है ये नहीं बताया, तब तो हम ये लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे कहते कि नहीं r के सापेक्ष करना है तो 1/r हो जाता, फिर r का r के ही सापेक्ष 1 होता। ठीक, तो इसको मिटा दिया जाए। अब है कि अब लंबाई जब नियत है, तीसरा केस है इसमें कि जब लंबाई नियत हो
सारे को बदल दो। जब लंबाई नियत हो, यानी L क्या हो, कांस्टेंट हो। जानते थे जब लंबाई नियत होती थी तो R किसके, एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या आप कह ले सकते हैं कि रेडियस के स्क्वायर के। तो अगर एक, हालांकि इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो एक कांस्टेंट ले लिया, मान ली k/r², दोनों ओर log लिया तो log r, इधर हो जाएगा log k/r², या इसको हम लिख सकते हैं log k माइनस log r²। अब दोनों ओर का अवकलन करने पर तो इसका हो जाएगा dr/r, अभी देखे हैं, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा r पे पावर है ना, तो log लेंगे ना स्क्वायर का तो 2 पहले आ जाएगा, यहाँ हटा दीजिए, तो 2 तो रहेगा, log r का हो जाएगा dr/r। इसको परसेंटेज में बदलना है। परसेंटेज में कैसे बदलता होता, प्रतिरोध में परिवर्तन, प्रारंभिक प्रतिरोध गुणे 100 -2, त्रिज्या में परिवर्तन बटे प्रारंभिक त्रिज्या गुणे 100। तो ये क्या होगा, रेडियस में परिवर्तन। ठीक, तो प्रतिरोध में परिवर्तन जो हुआ कितना घट गया, अगर उसकी रेडियस को हमने x% से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध 2x% से घट जाएगा। यहाँ पे क्या है देख रहे हैं, माइनस लगा हुआ, माइनस का मतलब क्या है, घटोत्तरी। तो अगर उसकी रेडियस x% से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध 2% से घट जाएगा, या अगर उसकी रेडियस r% से बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध 2% से, यहाँ माइनस लगा हुआ है, घट जाएगा। ठीक, तो माइनस लगा करके बोला जाता है इसमें। तो वही है कि यदि तार की त्रिज्या में परिवर्तन x% हो तो प्रतिरोध में परिवर्तन -2x% होगा। यदि तार की त्रिज्या में परिवर्तन x% किया जाए परसेंट हो तो उसके प्रतिरोध में -2x% परिवर्तन होगा। क्या होगा, 2x% हो परिवर्तन होगा। ठीक, अगर तार को खींचा जाता है या संपीड़ित किया जाता है, इसी में बी केस है कि जब तार को खींचा या संपीड़ित किया जाता है, तो तब क्या आया था, R समानुपाते आया था 1/r⁴ ये आया था ना। या इसको हम एक कांस्टेंट रख देते हैं कि अब log लेंगे तो log r हो जाएगा, इसके हिसाब से log k -4 log r। दोनों का अवकलन करेंगे तो dr/r ये 0 हो जाएगा, -4 dr/r गुणे 100 करेंगे तो ये परसेंटेज में बदल जाएगा। मतलब अगर रेडियस में x% का परिवर्तन करने पर, जब त्रिज्या में परिवर्तन अगर r% है तो प्रतिरोध में परिवर्तन -4r होगा। क्या होगा, -4r होगा। यानी हम लिखेंगे कि जब त्रिज्या में परिवर्तन x% है
तो प्रतिरोध में परिवर्तन -4x होगा, 4x% होगा। वहां पे माइनस का मतलब क्या है 4x, तो ये डायरेक्ट हमने ये जो बातें लिखी हैं लास्ट वाली, ये डायरेक्ट। अब जैसे सवाल में आ गया कि किसी तार की त्रिज्या में 2x का परिवर्तन किया जा रहा, 2x% का परिवर्तन हो रहा। किसी तार की त्रिज्या में परिवर्तन 2%, कितना है 2%, तो उसके प्रतिरोध में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, तो हम लिखेंगे -8%। कितना हो जाएगा -8%। अगर कहा जाए कि अगर उसकी त्रिज्या में कब, एक केस में जब उसकी लंबाई नियत हो का परिवर्तन 2% हो रहा है, तो उसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, -4%। 2 से गुणा हो जाएगा, -4%। अब जैसे मान लीजिए एक सवाल है पीछे कि यदि किसी लेकिन वहां उसका आयतन तार चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब उसका द्रव्यमान नियत रहना चाहिए। कह रहा है कि यदि किसी, एक सवाल हो कि यदि किसी नियत द्रव्यमान के चालक की लंबाई में 0.1% बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध कितना बढ़ जाएगा। अगर नियत द्रव्यमान नियत आयतन में अगर उसकी लंबाई में 1% बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध कितना % बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। लेकिन ये कब कहा गया है, जब उसका आयतन नियत हो, द्रव्यमान नियत हो। ये नहीं कहा गया कि अनुप्रस्थ क्षेत्रफल नियत हो। जब अनुप्रस्थ क्षेत्रफल नियत होगा तो इतना वृद्धि होगी। इस केस में क्या बोला जाएगा कि जब लंबाई नियत होगा तो कहेंगे कि जब किसी तार की लंबाई नियत हो और उसकी रेडियस मान लीजिए x% से बढ़ा दी जाती है तो प्रतिरोध कितने % घट जाएगा ये पूछेगा, या कितना % हो जाएगा, तो हम लिखेंगे -2x%। अगर ये बोलेगा अगर तार का द्रव्यमान या आयतन नियत हो और उसकी त्रिज्या x% से बढ़ा दी जाती है, प्रतिरोध कितने % घट या बढ़ जाएगा, तो लिखेंगे -4%, है ना। x का 4% घट बढ़ जाएगा। अब जैसे कहा जाए कि किसी तार की रेडियस जो है 2% बढ़ा दी जाती है या 2% कर दी जाती है, तो उसका प्रतिरोध कितने % घट बढ़ जाएगा, तो हम लिखेंगे उसका प्रतिरोध जो है, हाँ एक चीज और भी कहा रहेगा कि उसका आयतन नियत हो या द्रव्यमान नियत हो, तो हम कहेंगे उसका प्रतिरोध 8% घट जाएगा। ये माइनस क्या बता रहा है, ऋण चिन्ह जो है प्रतिरोध के घटने को बताएगा। ये माइनस क्या बता रहा है, घटने को। अगर त्रिज्या बढ़ाएंगे तो पक्का वो घटेगा, अगर उसकी रेडियस बढ़ाएंगे तो पक्का घटेगा। लेकिन अगर उसकी रेडियस कम करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ध्यान रखना कि अगर रेडियस कम करेंगे तो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, पहले से माइनस लगा हुआ है। अगर वो कह दिया कि उसकी रेडियस 2% से कम कर दिया जाए तो -2% हो जाएगा, तो प्रतिरोध कितना % बढ़ जाएगा, +8% बढ़ जाएगा। कम को हमेशा माइनस से साथ रखना, याद रखना इसमें कि कमी को चिन्ह के साथ रखना और वृद्धि को प्लस के साथ रखना, तभी आंसर सही आएगा। उसमें ये भी तो हो सकता है कि लंबाई कम कर दी जाए तो प्रतिरोध भी कम होगा, वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर रेडियस कम करेंगे तो वो बढ़ेगा, अगर रेडियस बढ़ाएंगे तो वो घटेगा, क्योंकि इसके आगे चिन्ह है। तो रेडियस कमी करेंगे तो यहाँ पे इसको माइनस के साथ लेना, तब प्रतिरोध बढ़ जाएगा, क्योंकि एरिया के व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन जब r लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है तो उसमें तो दोनों समान चिन्ह के होते हैं, वो घटेगा तो ये भी घटेगा, वो बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। तो लंबाई कम कर दी जाए तो उसको माइनस चिन्ह के साथ लेंगे, बढ़ा दिया जाए तो प्लस के साथ, तो प्रतिरोध भी प्लस, घटा दिया जाए तो भी माइनस, तो भी माइनस। लेकिन इसमें उल्टा चलेगा क्योंकि इसके साथ माइनस है, क्योंकि अगर त्रिज्या बढ़ाते हैं प्रतिरोध घटता तभी माइनस लगा। अभी हमने देखा ना आगे माइनस। यहाँ पे ये लिया गया है कि उसकी रेडियस को बढ़ाया जा रहा है,
लेकिन अगर वहीं उसकी रेडियस कम ही कर दिया जाए तो माइनस के साथ रखेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। हमने कहा ना कि अगर उसकी रेडियस में 2% की कमी कर दिया जाए प्रतिरोध, अब जैसे रेडियस में 2% की कमी कर दिया जाए तो -4 आगे लगा है तो इसको हम 2% लिखेंगे, तो +8% प्रतिरोध बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो कहा हो, कब कब ऐसा कहा हो कि लंबाई नियत हो तब तो यहाँ पे 2 रहेगा, लेकिन अगर कह दिया द्रव्यमान आयतन नियत हो तो यहाँ पे 4 रहेगा। ठीक ना। तो वही कह दिया जाए कि अगर तार की लंबाई नियत हो और उसकी त्रिज्या को 2% से कम कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तब आगे 2 हमने लिखवाया x%, तो आगे 2 लिख करके -2% लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, +4% से बढ़ जाएगा। ठीक। चलिए अगर परिवर्तन 10% से अधिक, 5% से अधिक हो, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अगर उसमें ये कह दिया जाए कि यदि लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन अधिक हो, यदि लंबाई में या उसकी रेडियस में कोई में, यदि लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन क्या हो, अधिक हो, यानी कि 50% हो जाए। अगर किसी तार की लंबाई में 50% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो जैसे कि लंबाई में 50% वृद्धि कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितने परसेंट बढ़ जाएगा, तो R बराबर रो अपॉन L अपॉन V। ठीक। अब उसकी लंबाई में कितना परसेंट की वृद्धि किया जा रहा है, 50% की वृद्धि किया जा रहा है। ठीक है ना। तब तो अब देखिए लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो है वो भी परिवर्तित होगा। ये इसमें नहीं कहा कि अनुप्रस्थ क्षेत्रफल नियत है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल अगर नियत है तब तो वो उसको नहीं, इसी को लेकर के देख लेते हैं हम लोग कितना वो घटे बढ़ेगा। तो हम वो वाला फार्मूला अब नहीं लगाएंगे कितना कम बेसी ज़्यादा, वो 5% या 5% से कम के लिए। ठीक है। अब प्रतिरोध परिवर्तन मान लीजिए R डैश है, अब ये क्या हो जाएगा, बाद वाला L डैश A डैश। ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, R डैश R बराबर हो जाएगा L डैश बटे L और A बटे A डैश, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। तो लंबाई जो है अब क्या है, L डैश क्या हो जाएगी, L का 50% बढ़ गई ना, L गुणे 50 बटे 100, यानी L डैश पहले से बढ़ करके L/2 यानी कि 3L/2 हो गई। क्या हो गई, ये। अब जानते हैं कि आयतन तो नियत रहता है,
आयतन नियत रहता है। तो यहाँ से ए एल बराबर ए डैश एल डैश हो जाएगा। तो ए एल रहेगा ए डैश और ये कितना हो गया एल डैश 3L/2। ठीक, तो एल से एल कट जाएगा, हमें ये डैश मिल जाएगा। यहाँ से ए डैश हो जाएगा 2A/3। ठीक, अब इसमें रख देंगे एल डैश और ए डैश की वैल्यू। एल डैश की वैल्यू कितनी है 3L/2 इंटू एल। ए डैश की वैल्यू कितनी है 2/3। ए से ए कट गया, एल से एल कट गया। अब ये है 3/2 और ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा तो r डैश बटे r हो जाएगा 9/4। ठीक, जैसे हम वो सवाल लगाए थे ना उस तरह से लगेगा। अब देखिए कि प्रतिशत परिवर्तन के लिए जानते हैं क्या होता है। प्रतिशत परिवर्तन अगर हमको निकालना है, जाहिर सी बात है कि लंबाई जो होती है, लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, यानी कि बाद का प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो हम निकालते कैसे हैं, बाद वाले में से पहला वाले घटाते हैं और प्रारंभिक। ठीक, यही ना, यानी कि दोनों ओर से -1 घटा दें तो ये हो जाएगा 9 - 4/4। अब ये अनुपात में r डैश का मतलब 9 हो गया, r का मतलब 4 हो गया। तो r डैश में से r घटाएंगे तो 9 - 4 लिखेंगे, अब बटे r करेंगे तो 4 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 5/4। अब इसी में r डैश माइनस r बटे r गुणे 100 करेंगे तो ये परसेंट में आ जाएगा और 5/4 गुणे 100 करेंगे परसेंट में आ जाएगा। 25 चौका 100, 25 25 125% से बढ़ जाएगा 125। तो अब उसमें वो ट्रिक नहीं काम करेगी। जब 5% से अधिक परिवर्तन हो रहा है लंबाई में या किसी रेडियस में, तो आप प्रोसेस से चलेंगे। ठीक है ना, पहला ये लंबाई ये थी, बाद में एल डैश ए डैश हो गई, दोनों भाग देंगे। तो हमें एल डैश ए डैश की वैल्यू बाद वाला निकाल के यहाँ रख देना है। तो एल डैश क्या है, पहले में ये जोड़ देंगे। पहले एल थी 50% L/2 बढ़ गई, तब वो कितने गई 3L/2। अब आयतन कहाँ का कितना हो जाएगा, तो जानते हैं आयतन नियत होता तो एल बराबर ए डैश गुणे एल डैश। तो एल डैश की वैल्यू रख देंगे तो हमें यहाँ से ए डैश मिल जाएगा। तो पहले का 2/3 हो जाएगा। फिर यही ए डैश एल डैश की वैल्यू रख देंगे। फिर प्रतिवर्तन के लिए प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है, प्रतिरोध में परिवर्तन बटे प्रारंभिक प्रतिरोध गुणे 100, यही ना होता है। प्रतिशतता कैसे निकाली जाती है, किसी चीज़ में परिवर्तन बटे उसका प्रारंभिक वैल्यू गुणे 100। तो इस तरह से हम देख रहे हैं 125%। लेकिन ये प्रोसेस कब लगेगा, जब 5% से परिवर्तन अधिक हो। 5% तक या उससे कम के लिए हम वो ट्रिक यूज करेंगे। ठीक ना, जो हमने अभी 4 लिखवाई है पीछे, एक लंबाई नियत पर, एक एरिया नियत पर और 2 होगा आयतन नियत पर। ठीक, फिर से दोहरा देता हूँ। अगर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल नियत हो तो अगर किसी तार की लंबाई x% बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध भी x% हो जाएगा। लेकिन जब अगर आयतन नियत हो या उसका द्रव्यमान नियत हो, तो अगर उसकी लंबाई को x% से बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध 2% से बढ़ जाएगा। दूसरे केस में कि जब लंबाई नियत हो तो उसकी त्रिज्या अगर x% से बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध 2% से घट जाएगा। अगर जब आयतन नियत हो तो अगर उसकी त्रिज्या x% से बढ़ाते हैं तो उसका आयतन 4% से घट जाएगा।
पहले का 4% है, उसके आगे माइनस माइनस। हाँ, लेकिन अगर उसकी त्रिज्या घटा दे रहा हो तो ही प्लस हो जाएगा, तब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो चूँकि आगे माइनस है तो घटाने कमी को आप माइनस के साथ रखेंगे उसमें। ठीक, तो वो ट्रिक था, डायरेक्ट लगाने के लिए था। तो चलिए, वीडियो तो लंबा हो गया, हम आज थोड़ा सा कल जो है हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, प्रतिरोध और ताप के बीच ग्राफ, ओम का नियम। हालांकि ओम का नियम तो आप पढ़ ही चुके हैं, पीछे भी 2 बार आ चुका है, प्रतिरोध पढ़ा है, हाई स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेंगे। और ताप अतिचालक किसे कहते हैं, और ताप के साथ प्रतिरोध का ग्राफ, और उसमें एक ताप का प्रतिरोध परिवर्तन का फार्मूला, और प्लस जो है उसके 3-4 न्यूमेरिकल, और कुछ बचे कुछ और भी जो न्यूमेरिकल है उसको हम लोग इसमें आगे देखेंगे। हालांकि हमें लगता है कि अभी न्यूमेरिकल का एक वीडियो 2 वीडियो भी बनेगा, इसको लेके 4 हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमें विद्युत बल्ब पढ़ाना है, उसके रिलेटेड हो सकता है कि उसी में विद्युत बल्ब भी ले लिया जाए, उसका न्यूमेरिकल ले लिया जाए। तो चलिए, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में एक अगले नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपनी परीक्षा खूब ईमानदारी से तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।